दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या चुनाव सबसे महंगा हो जाएगा? इस दौर में कौन पैसे लुटा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है और इन सब लोकतांत्रिक तौर तरीके को सट्टा बाजार में हजारों करोड़ के वारे न्यारे करने की तैयारी हो रही है। इतना ज्यादा पैसा इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहां माना जाता है तीसरी दुनिया के इस देश की स्थिति बड़ी विकट है। लेकिन विकट छोड़िए, आज हमको दिखलाएंगे कितनी तादाद में कितना पैसा किस रूप में कहां से कौन लगा रहा और ये सब कुछ आज़ादी के बाद देखते देखते बदल कैसे गया। तो ये एक ऐसा मैच है जिसमें पॉलिटिकल पैसा लीग है और सिर्फ पैसा ही पैसा है। दरअसल सट्टे बाजार से शुरुआत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हर सीट को लेकर समूची लोकसभा में कौन सी पार्टी संसद में अपनी सत्ता बना के पहुंच जाएगी, कौन प्रधानमंत्री पद, सब पे पैसा लग रहा है, खूब पैसा लग रहा है। जरा बात पहले सुन लीजिए छोटे छोटे हिस्सों में। कांग्रेस का रहा है 67 67 69 और बीजेपी का रहा है 247 249। जैसे 47 अपन नोट करेंगे और 49 अपन यस करनी पड़ेगी। अपन को मतलब आएंगी तो 249 सीटें दिखानी पड़ेंगी। इसमें सट्टा बाजार के अंदर नरेंद्र मोदी का 48 पैसे का भाव है, राहुल गांधी का ₹1.60 है और मुलायम सिंह यादव अगर थर्ड फ्रेंड की गवर्नमेंट बनती है तो मुलायम सिंह यादव को उसमें रखा गया फेवरेट, वो ₹5.5। तो जीत जो है मोदी के लगभग तय है। मतलब सट्टा बाजार में 45 पैसे के आसपास मोदी का भाव है जीत का, मतलब पीएम बनने का। ठीक है, और राहुल गांधी 6 रुपये है और जो वो हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं वो लगभग बाहर हैं। मसला ये नहीं है कि दरअसल इस सट्टे बाजार को लेकर अभी तक रोक क्यों नहीं। सवाल यह भी है इस देश में ये किसी नशे और जुनून की तरफ पैसा लगाने वाले इसमें घुसते चले जा रहे हैं और उन सबसे इतर हो क्या रहा है। ओपिनियन पोल पर इस दौर में 175 करोड़ खर्च हो चुके हैं जो अलग अलग न्यूज़ चैनल अखबारों में छपते हैं, लेकिन वह सब कुछ दूर की गोटी है। चुनाव कैसे बदल गया है पॉलिटिकल पैसा लीग में, आइए हम 1952 और 2014 की एक स्थिति दिखाते हैं। 1952 में चुनाव आयोग ने खर्च किए थे 10 करोड़ 45 लाख। उम्मीदवारों पर कुल खर्चा आया था 75 लाख और प्रति वोटर जो चुनाव आयोग ने खर्च किया था वो 60 पैसे था। 2014 में चुनाव आयोग खर्च कर रहा है 3,500 करोड़। बहुत ही छोटा आंकड़ा है उस लिहाज से जिसका जिक्र हम कर रहे थे सट्टे बाजार का। उम्मीदवारों का खर्च 30,000 करोड़, यह भी वैलिड है। हर को 70 लाख दिए गए हैं। एक वक्त में सिर्फ 75 लाख था, अब हर उम्मीदवार पे 70 लाख है। प्रति वोटर खर्च इस दौर में बढ़कर 437 रुपए हो गया है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इसके आगे का रास्ता जाता है। ये रास्ता इतना दुरूह है जिसमें पहले समझ लीजिए कि पैसा किस रूप में खर्च हो रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो उड़ रहे हैं 400 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है। विज्ञापन जो आ रहे हैं ये तो करोड़ों की तादाद 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कहां से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है पैसा? पहली रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का असल चेहरा यही है। आजादी के बाद पहले चुनाव में कुल खर्चा 11 करोड़ 25 लाख रुपए हुआ था और 2014 यानी इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें यह आंकड़ा 34,000 करोड़ पार कर रहा है। दरअसल 1952 में चुनाव आयोग के खर्च में ही चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन अब चुनाव आयोग के खर्चे से 10 गुना ज्यादा खर्चा तो उम्मीदवार कर देते हैं। तो रुपए में कैसे चुनावी लोकतंत्र का मिजाज बदला है, ये देखना समझना आंकड़ों के नजरिए से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। 1952 में चुनाव आयोग को प्रति वोटर सिर्फ 60 पैसे खर्च करने पड़ते थे। आप सोच सकते हैं उस समय 60 पैसे भी महंगे होंगे, लेकिन अब की तारीख में अगर देखें तो 2014 में यह 60 पैसे बदलते बदलते 437 रुपए में बदल चुके हैं। यानी हर वोटर पर चुनाव आयोग का खर्चा 437 रुपए। यानी 1952 में चुनाव आयोग का कुल खर्च सिर्फ 10.5 करोड़ था और उस वक्त 17 करोड़ वोटर थे। लेकिन आज की तारीख में देश में 81 करोड़ वोटर हैं और चुनाव आयोग का खर्च 3,500 करोड़ रुपए पार कर चुका है। लेकिन सवाल चुनाव आयोग के खर्च का नहीं है, असल सवाल है चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए दोनों हाथों से जिस तरीके से चुनाव खर्च के नाम पर उम्मीदवार लुटाते हैं, या कहा जाए उन्हें लुटाना पड़ता है। असर इसी का हो चला है कि 1952 के चुनाव में सभी उम्मीदवारों ने सिर्फ 75 लाख रुपए खर्च किए, जबकि इस बार यानी 2014 के चुनाव में सभी उम्मीदवारों का खर्च 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चला है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज और नेशनल इलेक्शन वॉच की माने तो चुनाव जीतने के लिए हर उम्मीदवार
जिस तरीके से रुपयों को लुटा रहा है, उसने इसके संकेत तो दे ही दिए हैं कि चुनाव सबसे कम वक्त में सबसे बड़े बिजनेस में तब्दील होता चला जा रहा है। क्योंकि इस बार चुनाव में सवाल चुनाव आयोग के 3,500 करोड़ रुपए के खर्चे का नहीं है, बल्कि उम्मीदवार जीतने के लिए हर माध्यम का खुला उपयोग जिस तरीके से कर रहे हैं, असर उसी का है कि 30,000 करोड़ रुपए भी कम लगने लगे हैं और खर्चा कहीं ज्यादा हो चला है। कितनी बड़ी तादाद में चुनाव रुपए का खेल हो चला है, इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि 1952 में जितना खर्च सभी उम्मीदवारों के प्रचार पर आया था, जो तकरीबन 75 लाख रुपए था, तकरीबन उतनी ही रकम 2014 में हर उम्मीदवार अपने प्रचार पर खर्च कर रहा है। और चुनाव आयोग ने भी प्रचार सीमा 70 लाख रुपए करके इसकी तादाद और बढ़ा दी। लेकिन किसी भी उम्मीदवार से मिलिए तो वो कहने से नहीं कतराएगा कि 70 लाख में चुनाव लड़ा कैसे जा सकता है, यानी रुपया और ज्यादा बहाया जा रहा है, इससे इनकार कोई नहीं करता। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट की माने तो मौजूदा चुनाव में औसतन 5 करोड़ रुपए तक का खर्च हर सीट पर पहले 3 उम्मीदवार अपने प्रचार में कर ही रहे हैं। बाकियों का औसत भी 1 करोड़ से ज्यादा का ही है। यानी 2014 का चुनाव का जो खर्च 34,000 करोड़ रुपए नजर आ रहा है, वो और कितना ज्यादा होगा, सिर्फ इसके कयास ही लगाए जा सकते हैं या सिर्फ ये सोचा ही जा सकता है। ये ना कयास लगाइए कि लोकतंत्र दरअसल बुलंदियों को छू लेगा, इसलिए क्योंकि एक चुनी हुई सरकार अभी है, एक चुनी हुई सरकार इसके बाद आएगी। एक जा रहा है वो सही है, जो आ रहा है वो सही होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक जाती हुई सरकार अगर वाकई जिस जांच का जिक्र कर रही है, तो फिर आती हुई सरकार कह रही है हम जांच को रुकवा देंगे, बदल देंगे। सही कौन है पहले ये देख लीजिए, तब दूसरे हिस्से में चलेंगे इस पैसे लीक के असर कहां पड़ने वाला है। Cabinet has passed the cabinet decision to appoint a judge on a snooping commission, and soon it will be appointed. The matter is in the process. भारत सरकार के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका भी ये दायित्व बनता है कि जो सरकार का राजनीतिक पक्ष है उनको सही सलाह दें कि परंपरा के अनुसार ये काम ये सरकार नहीं कर सकती, और इसके बावजूद भी अगर ये करती है तो इन निर्णयों को वाजिब न मानना ये अगली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। मतलब बहुत साफ है, संसद के भीतर पहुंच जाइए, एक विशेषाधिकार आपको मिल जाता है। सरकार आपकी है तो सारे कानून बनाने के निर्णय आप ही को तय करने हैं। पुराने कानूनों को बदल सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि इस दौर में जो पैसा लग रहा है चुनाव में, वो पैसा जो नई सरकार आएगी या जिसकी भी नई सरकार आएगी या जो भी सांसद बनेगा, जिस रूप में बनेगा, उसकी वसूली कैसे होगी? एक सवाल हर के जहन में आ सकता है। ये इसलिए सवाल बड़ा है क्योंकि याद कीजिए एक वक्त वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, कहा गया था अपराधियों के बदौलत नेता सांसद बन जाते हैं। देखते देखते अपराधी ही सांसद बनने लगे। अब क्या होगा, जरा एक रिपोर्ट देखिए। एक वक्त अपराधी चुनाव में घुसे क्योंकि राजनेता बाहुबलियों और अपराधियों के आश्रय चुनाव जीतने लगे थे। और अब कॉरपोरेट या औद्योगिक घराने राजनीति में सीधे घुसेंगे क्योंकि राजनेता अब कॉरपोरेट की पूंजी पर निर्भर हो चले हैं। इसलिए अब यह सवाल बड़ा हो चला है कि जिस तर्ज पर मौजूदा चुनाव में लगातार खर्च बढ़ रहा है, उसके पीछे के स्रोत हो क्या सकते हैं, और स्रोत अब सीधे राजनीतिक मैदान में क्यों नहीं कूदने लगे, जब सवाल यह बड़ा हो जाएगा कि नेता बनने के लिए पैसा चाहिए, ना कि सरोकार। याद कीजिए 20 बरस पहले वोरा कमेटी की रिपोर्ट में राजनेताओं के साथ बाहुबलियों और अपराधियों के गठबंधन के खेल को खुले तौर पर माना गया, और रिपोर्ट में इसके संकेत भी दिए गए कि अगर कानून के जरिए इस पर नकेल नहीं कसी गई तो फिर आने वाले वक्त में संसद के विशेषाधिकार का लाभ उठाने के लिए अपराधी राजनीति में आने से चूकेंगे नहीं।
और बीते 20 बरस का सच यही है कि अपराधी सांसद बनते चले गए। 15वीं लोकसभा यानी 2009 में जो चुनाव हुए उसमें 162 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की पुष्टि की। असर और ज्यादा हुआ तो मौजूदा राज्यसभा में भी कुल 232 सांसदों में से 40 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। असल में जितनी बड़ी तादाद में अपनी एफिडेविट विधानसभा से लेकर संसद तक में आपराधिक मामले दर्ज कराने के बाद राजनेताओं ने कराई और फिर सांसद बन गए, उनमें से अब यह सवाल छोटा हो चला है कि दरअसल साफ छवि का होता कौन है। लेकिन अब बड़ा सवाल रुपयों का हो चला है, तो रुपए लुटाने वालों की ताकत भी इस दौर में बढ़ती जा रही है। और ध्यान दीजिए तो रुपया चाहिए कहाँ। दरअसल इस चुनाव में 400 हेलीकॉप्टर लगातार नेताओं के लिए उड़ान भर रहे हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा निजी प्लेन नेताओं के प्रचार में लगे हैं। तकरीबन 450 करोड़ रुपए हवा में ही फूंके जा चुके हैं। इसी तर्ज पर चुनाव प्रचार के अलग अलग आयामों पर जितना खर्च हो रहा है, चाहे वो अखबार से लेकर टीवी का विज्ञापन हो या सोशल मीडिया से लेकर तकनीकी प्रचार के आधुनिकतम तरीके, यहाँ पर आप नोट के बदले वोट का भी जिक्र कर सकते हैं। चीजों पर रुकावट आई नहीं है। और इतने खर्चे कर कौन रहा है? अगर राजनेताओं के जीत के आश्रय या अकूत धन लुटाया जा रहा है तो फिर अगला सवाल इस धन को वसूलने का भी होगा। यानी जिस क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकने की बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करते हैं और बीजेपी इसी क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। और इतना ही नहीं, 2G घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक के पीछे क्रोनी कैपिटलिज्म ही देखा गया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने संसद तक ठप किया, सड़क पर मामले को उठाया। उस पर नकेल कसेगा कौन? अगर राजनीति में सीधे शिरकत करने के लिए अब कॉरपोरेट और औद्योगिक घराने ही आने लगे तो, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इनकी पूंजी के आश्रय जो चुनाव लड़ रहे हैं वो गठबंधन को रोकेंगे कैसे? यानी चुनाव कैसे साफ सुथरे हों और सरकार के पास बिना रुपयों के खेल कौन सा विजन है? ध्यान दीजिए, इस बार चुनाव से ये सब कुछ गायब है और इससे इनकार कोई कर नहीं सकता। आज तक ब्यूरो। समूचा रास्ता पॉलिटिकल पैसा लीक की तरफ ही बढ़ते चला जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक लोकतंत्र का महापर्व तो हम मना ही रहे हैं। दरअसल इसकी नब्ज को बहुत महीन तरीके से हर कोई पकड़ना भी चाहता है, मसलन नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी इन स्थितियों को नहीं समझते होंगे। आज भाषण दे रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त उन्होंने जिक्र किया। उससे पता चलता है कि दरअसल किस तरीके से उपभोग के लिए हर कोई पैसा उड़ाना चाहता है। सुखी राज्य का मुख्यमंत्री हो, लेकिन एक सुखी राज्य का मुख्यमंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री बना है, जो गरीब मां की गोद से पैदा हुआ है, उसकी मां 90 साल की उम्र में कल जब वोट करने गई तो किराए के ऑटो रिक्शा में बैठ करके वोट करने गई थी। कौन कहता है चोरी करने की जरूरत है? कौन कहता है बेईमानी करने की जरूरत है? कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत है? भाइयों बहनों, इन्होंने देश को लूट लिया है, लूट लिया इन लोगों ने। दोस्ती तो हो सकती है लोकतंत्र में, लेकिन जी नहीं। इस दौर में दोस्ती का मतलब या सार्वजनिक तौर पर चीजें निकल कर आ जाएं तो फिर वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर घाटा पहुंचाती है। इतना ही नहीं, जो पैसा लगा रहे हैं, चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की, कॉर्पोरेट की तरफ से पैसा आता है तो दोनों पार्टियों को बराबर बराबर दिया जा रहा था। जिस वक्त लग रहा था कि कौन आएगा या नहीं आएगा, हम जिक्र 2004 और 2009 का कर रहे हैं। इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। स्थिति कई मायनों में उलट है, लेकिन इस देश में एक आम आदमी क्या सोचता है और अपने नेता को लेकर क्या सोचता है, चलिए हम आपको अमेठी में कल रात की एक घटना दिखलाते हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत वहीं पर मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ। देखिए जरा। तिलोई में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। यहाँ शिकायत रहती है लाइट की, इस वक्त भी लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बीच में लाइटें मिल रही हैं वो एक शादी है उसके लिए लाइटें हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं गाड़ी के भीतर वो यहाँ पर आ गई हैं। और अपने कैमरा पर्सन संजय चौधरी से कहूँगा कि रास्ते में ही जो दूल्हे मियाँ हैं वो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए शायद जाने वाले हैं, क्योंकि आगे ही उनका जो शामियाना है वो लगा हुआ है और प्रियंका गांधी आगे निकल गई, दूल्हे मियाँ इंतज़ार करते रह गए। ये बताइए क्यों भाई साहब कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। शादी कहाँ है? यहीं पास में? हाँ, यहीं पास में। तो आप आगे नहीं जा पा रहे, क्या दिक्कत हो रही है? अरे प्रियंका गांधी आ रही थी, मैं उनके इंतजार के लिए खड़ा हो गया। कम से कम हम मिल लेंगे, लेकिन ये लोग मिलती ही नहीं, तो इनको हम वोट कैसे दे सकते हैं? तो शादी आज करेंगे ना? बिल्कुल, शादी सुबह होगी ना। अच्छा, अभी तो सिर्फ बाराती लेके जा रहे हैं, पहले नाश्ता पानी पहले सोचा प्रियंका से मिलने। हाँ, लेकिन मिली कहाँ?
मिल नहीं पाई, शादी अधूरी रह गई। शादी अधूरी रह गई। तो आप देख सकते हैं दूल्हे मियां नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफिले में प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। तो कह रहे हैं शादी तो हो जाएगी, लेकिन दिल में वो कह रहे हैं कि शादी अधूरी रह गई। संजय चौधरी के साथ तिलोई अमेठी से कुमार विक्रांत सिंह, आज तक।